जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी पेपर सॉल्यूशन 2023। यदि आप पेपर सॉल्यूशन ही 2 साल का करके जाते हैं तो आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। 70 to 80% एज इट इज आप लिख कर चले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पहले हम सुटिक्स का और केमिस्ट्री का और कुग्नोसी का एकदम डिटेल में कर चुके हैं पेपर सॉल्यूशन 2023 का। आज हम देखने वाले हैं, आपके सामने ये प्यारा सा पेपर है सोशल फार्मेसी का। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023। जितनी भी चीज़ बोली जाएंगे यदि आप नोट करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। या आप सुन लेंगे 2 बार और अच्छे से परफॉर्म कर देंगे तो अब एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया फोड़ सकते हैं, ठीक है। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे नहीं कि लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से कांटेक्ट करके इसका सोल्यूशन मंगा सकते हैं। इसकी जो प्राइजेज रहेगी आपको कितना 20 रुपीज़, कितना 20 रुपीज़ रहेगी ये पेपर सोल्यूशन का पर सब्जेक्ट, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे नीचे लिंक में नंबर दिया रहेगा, वहाँ पर आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी के बारे में, ठीक है। देखिए ये आपके सामने सोशल फार्मेसी का प्यारा सा पेपर है, ये 2023 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या हो गया, यदि नंबर की बात की जाए तो मैक्सिमम मार्क कितना होता है 80 नंबर होता है, कितना 80 नंबर होता है आपका ये। और घंटे की बात की जाए तो 3 घंटा आपको मिलता है, टोटल 3 घंटा मिलता है। जितना भी क्वेश्चन आपका रहेगा सब कंपलसरी रहेगा करने के लिए, ठीक है। और ये तो लिखा हिंदी ट्रांसलेट वगैरह, न्यूमेरिकल वैल्यू, डाटा वगैरह सारा चीज़ें। एक चीज़ आप याद रखिएगा ये वाला, अब देखिए यूज पेजर, ठीक है। मोबाइल नंबर स्टूडेंट इज नॉट अलाउ। आप प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप नंबर कभी भी नहीं लिखेंगे। यदि आप नंबर लिख देंगे, ठीक है, नंबर लिख देंगे तो यहाँ पर यूपी बोर्ड में देखे होंगे 63% से, यानी 65 से लेकर 63% लोगों का फेल या बैक लग गया। बढ़िया से बढ़िया कॉपी लिखे थे आप, वो भी कोई अननेसेसरी चीज़ इसमें लिखे थे, ठीक है, जैसे पैसा डाल देना, मोबाइल नंबर, प्लीज़ उसे आप मत डालिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। आप इतने बात की जाए तो कितने पार्ट होते हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं, कि टोटल 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और देखो पहला जो पार्ट ए होता कितने नंबर का होता, 30 नंबर का। पार्ट ए जो रहता है वो कितने नंबर का रहता है, 30 नंबर का रहता है। इसमें 7 क्वेश्चन रहते हैं, कितने क्वेश्चन, पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन, यहाँ से देखिए यहाँ तक का 7 क्वेश्चन रहता है। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा, जो आपको अच्छे से आएगा उसी पे आप करना है, ठीक है। तो इसमें आपको किन्हीं 6 का करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इतना आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब पार्ट बी जो रहेगा, पार्ट बी रहेगा वो भी 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। पार्ट बी आप नीचे से यहाँ देख सकते हैं, पार्ट बी यहाँ है। पार्ट बी टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, कितना 11 क्वेश्चन रहेगा। केवल आपको उसमें से 10 क्वेश्चन ही करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 3 नंबर का रहेगा। तो ये नंबर कितना बन गया आपका, 30 नंबर। टोटल 30 60 नंबर। और लास्ट में जाएंगे पार्ट सी जो रहेगा, पार्ट सी जो रहेगा आपको कितना रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, या 1 वर्ड में डिफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। इसमें तो आपको छोड़ना नहीं रहता, इसमें पूरा आपको करना ही करना है, ठीक है। ये एक नंबर हर एक क्वेश्चन रहता है। तो टोटल 20 नंबर ये, 30 और 30 60 नंबर वो, तो टोटल मिला के आपका कितना नंबर हो गया, 80 नंबर हो गया। आप यदि पार्ट और नंबर समझ गए हो तो पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। पार्ट ए में क्या लिखा है, आंसर एनी 6, मतलब किसी 6 का लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। अब वो अलग अलग मार्क, अब वो सिंपल वहाँ पर सामने लिखा रहता है, ठीक। 6 5 30 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, कर रखा डिस्कस इन शॉर्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। एट लीस्ट देखा जाए जो आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, आपका एक्चुअल में रोल क्या है पब्लिक हेल्थ पे, उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये तो कर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई, ठीक। तो ये देखिए आप पार्ट स्टार्ट, यदि पार्ट ए कर रहे हैं आपको तो पार्ट ए ऊपर जरूर डालिएगा। यदि पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट बी करिएगा, तब आप लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आ रहा तो इसे कर लेते, फिर पार्ट बी में, फिर पार्ट सी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। यदि पार्ट ए अब डालें तो जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है सब वहाँ से कर लीजिए। यदि पार्ट बी डाले हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर लिए। तो पार्ट ए डालेगा जैसे टीचर को लगे अच्छा पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन। देखो जो रेड पेन से लिखा आपको लिखना
एग्जाम में नहीं है। डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, उसके बाद रोल। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्कस इन शॉर्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, आपको डिस्कस करना। इसमें आप ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो लिखा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, मतलब अब देखिए फार्मासिस्ट क्या होता है, आप सुनिए फार्मासिस्ट क्या होता है बताइए। जैसे आप कोई भी पर्सन होल्ड कर लिया किसको, डी फार्मा डिग्री को, और रजिस्टर हो गया है आप लाइसेंस के लिए, रजिस्टर हो गया, आपको रजिस्टर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर नंबर मिले तब आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक हेल्थ होता क्या, तब उसका रोल तो जानेंगे। तो पब्लिक हेल्थ क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इज ए व्हाट वी एज ए सोसाइटी टू कलेक्टिवली टू एज्यूम द कंडीशन इन विच पीपल कैन बी हेल्दी, मतलब हमारे अगल बगल जितने भी तुम्हारे पीपल प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट रहते हैं वो एकदम अच्छे से हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा, पब्लिक हेल्थ बोला जाएगा। अब एक्चुअल में हमारा रोल क्या है, जो हम फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट हैं, तो हम सबका रोल क्या है। तो इसमें पहला लिखा है एजुकेट द पीपल फॉर हेल्थ रिलेटेड इशू, लोगों को क्या करना है, जागरूक करना, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उन्हें, जैसे लोगों को अब देखिए कोरोना आया था तो देखो कितने लोग सनपात के मर गए थे, है कि नहीं, तो उन्हीं को कैसे वो क्या कर देना, उन्हें हमें बचाना है। ठीक है, कैसे उन्हें हमें बचाना है, उन्हीं के बारे में उन्हीं को लोगों को एजुकेट करना है। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते कोई लेडीज रहे, ठीक है, तो उनको यदि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां बरतनी, उनको लोगों को एजुकेट करना है। प्रोवाइड सोशल फैसिलिटी, मतलब जो भी हमारी सुविधा सरकार के द्वारा आ रही है वो हमें क्या कर देना, गाँवों में फैसिलिटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दे इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च एंड आल्सो इंडिकेट कंपनाइजिंग फॉर यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज, मतलब क्या कर देना है, आपको इन्वॉल्व होना जो हमारी पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्चेज हैं, जैसे पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपुल प्रेजेंट हैं, उन्हें लोगों को क्या न्यू नॉलेज देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, नहीं देखो एडिंग पे आती है कि ये बीमारी फैल रही तो आप इससे बचाव करिए, आशाएं हो, आशा भी का आशा जो तुम्हारे गांव में आशा रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, मगर आपको भी यदि एज ए फार्मासिस्ट आपको क्या कर देना है, सबको जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, दे डेवलप गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर फार्मूलरी, मतलब कोई भी मेडिसिन आती है तो उसकी गाइडलाइन बनानी है। ठीक है, गाइडलाइन बनानी है कि कैसे क्या चीज़ देनी है, और क्राइटेरिया फॉर फार्मूलेशन, कोई फार्मूला यदि मेडिकल में है, मतलब मेडिसिन में प्रेजेंट, उसमें कैसे फार्मूलेशन की जाए, तो आप ही का कर्तव्य बनता है। ठीक, नीचे लिखा है दे कोलैबोरेट विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डेवलप द ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मतलब आपको क्या करना, कोलैबोरेट करना। जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर रहते हैं, आप यदि थोड़ा सा नॉलेज है आप उसे यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारी नॉलेज है, वो क्या करें, दोनों को कलेक्ट करके आप अच्छे से नॉलेज के, बीमारी हो गई क्या कोई, ठीक है, कोई मेडिसिन होगा उस पर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लिखा दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, आपको पॉपुलेशन बेस्ड केयर करना है, लोगों को बढ़िया से करना है। ठीक है, टेक द हेल्दी स्क्रीन यानी स्क्रीनिंग करना, ऐसे नहीं बोलती हेल्दी स्क्रीन, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी रहती है, अरे पोस्टर समझे हो कि नहीं, पोस्टर को स्क्रीनिंग बोली जाती है, उससे लोगों को हम जागरूक करा सकते हैं। ठीक, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्राइब और नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मतलब क्या करें, डिस्पेंस करना, मतलब लोगों को मेडिसिन देना। प्रिस्क्राइब मतलब ऐसा जो दवा जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन क्या होता है, जो आप जैसे मैं देखो आपके दुकान पर कोई आया, ठीक है, कोई आया कि सर हमारा ये पेट दर्द कर रहा है, तो नॉन प्रिस्क्राइब, कोई डॉक्टर एक्चुअल में लिखा नहीं है, मगर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, अच्छा लो ये खा लो सही हो जाएगा, तो नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक, इसीलिए आप जितना ज़्यादा आपका नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आपका परफॉर्म बढ़िया रहेगा। ठीक, देखो प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेट करना, पेशेंट काउंसलिंग, लोग पेशेंट काउंसलिंग करना है। ठीक है, कि कितने क्या चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, मतलब आपको हॉस्पिटल हो गया और यानी कम्युनिटी फार्मेसी को मैनेजमेंट आपका फार्मासिस्ट का ये काम है। ठीक, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, प्रिवेंटिंग यानी हेल्थ केयर को क्या करना, प्रिवेंट करना अच्छे से, मतलब कोई डिजीज हो रही है उसके प्रति आपको क्या कहते हैं, जो भी आपकी सेवा है 100% उसे आप दीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल एंड इथिकल लेवल प्रैक्टिस, मतलब प्रोफेशनल हो गया, इथिक्स लेवल पे क्या करना है, आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो ये सारी जानकारी आपको लिख देनी है। अब यदि तुम्हें और आ रहा है तो यदि 5 नंबर में पूछा तो इनका हेडिंग डाल के 1-2 लाइन लिख दो, फिर एक हेडिंग डाल के लिख दो। अब बताओ ऐसे तुम्हारा 2-2.5 पेज बन जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर भरने से बन जाएगा। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दूसरा नंबर को क्या पूछ दिया, राइट अबाउट इल इफेक्ट
ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूशन यानी बॉटल फीडिंग। मतलब क्या कह रखा है, यदि आप किसी बीबी को इन्फेंट, ठीक, जो इन्फेंट है मतलब छोटी सी जो बेबी है, मिल्क सब्स्टिट्यूट मतलब जो है ना बाजार में बहुत सारी मिल्क आती है उसे पिलाएंगे, या बॉटल फीडिंग कराएंगे मतलब बॉटल नेप्पल जब पिलाएंगे जो छोटा सा आता है, ठीक है, उसे पिलाएंगे तो उन बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ना, इसी को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट बॉटल फीडिंग। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो कि नहीं, मतलब जैसे कोई मेडिसिन आपके दुकान पे नहीं रहती है तो क्या कर देते हैं, अच्छा इसका सब्स्टिट्यूट ये केमिकल, बोलेंगे सर ये केमिकल एक ही है, केमिकल एक ही है मगर कंपनी दूसरी, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्फेंट मिल्क जो रहेगा वो भी मान लेते कोई मदर है और प्रॉपर अमाउंट में मिल्क फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, या यानी डिलीवरी होने के बाद कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो फीडिंग नहीं करा पा रहे थे, तो अलग से क्या करते हैं, दूध देना पड़ता, उसी दूध को ही क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा व्हेन मदर इज अनअवेलेबल, मतलब वहां पर उपलब्ध नहीं है, क्रिटिकल इलनेस मतलब मान डिलीवरी दी और बीमार पड़ गई, ठीक है, ठीक, और नो मोर वन ऑफ इन केस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या कहता है, ये सब होने के बावजूद हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो बच्चे को डायरेक्ट मिल्क पिलाती है मदर, वो पॉसिबल नहीं है, तो बेबी को क्या कर दिया जाता है, फीड आर्टिफिशियली, मतलब जो बना बनाया तुम्हारे पास मिल्क है उसे हम क्या कर देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मार्केट में नहीं बात कहते हैं वहाँ डिब्बे में देते हैं, ऐसे इस टाइप का ऐसे डिब्बे रहता है उसमें डिब्बे थे ना, तो उसी को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। वो फार्मूला मिल्क भी हो सकता है, क्या फार्मूला मिल्क भी हो सकता है, फार्मूला मिल्क जो पैकेट में आता हुआ, मतलब फार्मूला एटलीस्ट लगभग सेम रहेगा, केमिकल से बनाया जाएगा, ठीक है, केमिकल से नहीं बनाया जाएगा, मतलब उसे प्योर के फॉर्म में करके यानी सॉलिड के फॉर्म में कर दिया था, उसे थोड़ा गुनगुना पानी में घोल के आराम से पिला देते हैं, ठीक है। और काऊ मिल्क जैसे अरे यार अमूल दूध आता है ना, ठीक है, जो बेबी को पिलाया जाता है, काऊ मिल्क भी तुम्हारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट है किसका, मदर मिल्क का, ठीक है। तो ये इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट कहलाता है। अब समझ गए सब्स्टिट्यूट होता क्या हो गया, ठीक। अब यहां से लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। इल इफेक्ट मतलब क्या क्या उन पे हो सकती है, मतलब ये यदि पियेंगे फार्मूला मिल्क पियेंगे तो बताओ दिक्कत है कि नहीं, तो क्या क्या चीज हो सकता है उसी सब्स्टिट्यूट से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, इसमें यदि आप देखेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो देखिए क्या पहला पॉइंट लिखा है, मल न्यूट्रिशन ड्यू टू द चिल्ड्रेन और इन्फेक्शन ड्यू टू द कंटामिनेशन। मतलब मल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशन की उसकी कमी हो सकती है, क्योंकि बेबी यदि मदर का मिल्क पीता है तो सबसे बेस्ट और बेस्ट है, 6 महीने तक आपको माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। तो उसमें क्या होगा, चिल्ड्रेन पे मल न्यूट्रिशन की कमी, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल्क मम्मी में पाया जा रहा है वो नहीं पाया जाएगा, तो न्यूट्रिशन की उसके अंदर कमी हो जाएगी, ठीक। इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन ड्यू टू द कंटामिनेशन, इन्फेक्शन का भी चांस होता है, जैसे मान लेते उसे सूट नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। अनट्रीटेड बोरिंग मिल्क फीडिंग मोर पोटेंशियल रिस्क फॉर ऑफ द एलर्जी, मतलब अनट्रीटेड, मान लेते हैं आप अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बताओ जो बॉटल पिला रहे हैं उससे ट्रीट करना है, मान लेते मिल्क लेकर आए काउ मिल्क, वो सही से ट्रीटेड नहीं, अनपास्चुराइज्ड है, पास्चुराइजेशन करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो सकती है जिससे क्या एलर्जी उस पर्सन को, मतलब उस जो बेबी है उसे एलर्जी भी हो सकती है, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। देखो हाई सॉल्यूट ऑफ द आर्टिफिशियल मिल्क इंक्रीज द एडिशनल लोड एंड इमेच्योर किडनी, मतलब अब देखो अब जो मिल्क ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी ना आप जांच रहे हैं कि कितना % क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं उसमें हमारे अभी जो बेबी है, बेबी उसका किडनी सही से मैच्योर नहीं हुआ तो किडनी भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ये सब सारी चीजें। हाई सोडियम कंटेंट, हमारे तो जो मिल्क ला रहे हैं उन्हें पास्चुराइज करने के लिए या बचाने के लिए हम क्या केमिकल का यूज करेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा कि नहीं, तो उसमें क्या होता है सोडियम की मात्रा यदि ज्यादा रहेगी तब भी हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ेगी, तो इतना तुम्हारे पास हो सकती है सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। अब यहाँ से बॉटल फीडिंग क्या पूछ रखा है, बॉटल फीडिंग क्या होती है पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। बॉटल फीडिंग इज एन अल्टरनेटिव टू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब क्या होता है जो बेबी अपनी मम्मी का दूध नहीं पीते तो उन्हें बॉटल फीडिंग कराई जाती है, बॉटल में लेके दूध को आराम से पिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव, मतलब बेबी तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, मगर उसे क्या करते हैं एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया, एक अल्टरनेट फॉर्म ढूंढ गया जिससे बेबी जीवित यानी सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो बॉटल फीडिंग ही क्या कहलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अब क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी फायदा क्या है और नुकसान क्या है। फायदा देखा जाए तो क्या होगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मदर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लेते मदर जॉब कर रही हैं या लग बाई चांस बीमार पड़ गई
तो हम क्या कर सकते हैं, बॉटल फीडिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। बॉटल फीडिंग कैन बी डन बाय द फैमिली मेंबर। अब बताओ यदि मदर नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर उसे आराम से पिला सकता है। तो ये हो गया मदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब लक बाई चांस नहीं प्रेजेंट है, तब भी कर सकती हैं ये। सोशल लाइफ एंड मदर रिमेनिंग यानी क्रिचुअल फ्री हो सकती है। मतलब जैसे आप सोसाइटी में कहीं हैं खड़े हैं, जैसे मान लेते बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, तो मम्मी जो होती है क्या ऐसे डायरेक्ट मिल्क नहीं पिला सकती, यानी किसी मदर को अनकंफर्टेबल लगता तो बॉटल में, बैग में बॉटल ले रहे हैं, लाकर आराम से दे रख सकती हैं, तो आराम से पीवा। मतलब वो सोसाइटी लाइफ भी क्या कर सकती है, सही से जी सकती है कि नहीं। बहुत सारे होते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा अनइवन लगता है, उनको खराब थोड़ा सा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉटल दे देंगे, आराम से वो पी लेगा, खत्म, ठीक है। नॉर्मल लाइफ कैन बी रिज्यूम इजीली, मतलब जो मदर हैं अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकती हैं, ठीक है। मगर क्या होता है, मदर से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मदर से रिक्वेस्ट है तो कम से कम 6 मंथ तक बेबी को जरूर से मिल्क का फीडिंग कराएं, ठीक है। तो ये एडवांटेज था, बताइए यदि एडवांटेज है तो जाहिर सी बात क्या हो गया, डिसएडवांटेज भी है। तो इतने तुम्हारे पास डिसएडवांटेज हैं। फार्मूला मिल्क नॉट एज ए न्यूट्रिशन, मतलब जो हमारी मिल्क है मदर का, उसमें न्यूट्रिशन की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीबॉडी जो हमसे डिजीज से बचाती है, वो भी उसमें मिल्क में नहीं हो सकती है। उसकी कमी से वो क्या होता है, मल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है बेबी। प्रिपेयरिंग द मिल्क फॉर बॉटल फीडिंग टेक टाइम एंड इफर्ट होता, मतलब ये क्या कहते हैं इसमें, अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये टाइम लेगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे क्या किए, मान लेते लड़का रोने लगा तो तुम्हें दूध पी लेने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड लेके आए, दूध लेकर आएंगे, ठीक है, उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर बॉटल में फीडिंग करेंगे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अब बताओ बॉटल यदि ले लिए तो उसे प्रॉपर हमें हाइजीन मतलब धोना पड़ेगा, ठीक, उसे अच्छे पानी में देखते उबाला जाता है एकदम अच्छे से, ठीक है, खोलते पानी से धुलना पड़ता, नहीं तो कंटामिनेशन का चांस रहेगा, मतलब एलर्जी हो सकती है, कोई डिजीज काजेज कर सकता है, ठीक। और क्या होता है, इफर्ट होता है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, पैसा भी लगता है, थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या, बॉटल फीडिंग इक्विपमेंट इज एडेड एक्सपेंसिव, मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या होता है, थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा, मोर टाइम टेकन, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इकोनॉमिली क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए बॉटल फीडिंग हम रियलिटी देखे हैं, एक डॉक्टर का घर था, अब तुम सोचो 2800 का एक जो मिल्क बॉटल नहीं आता, 2800 रुपया, मतलब 2800 रुपये का एक फीडिंग बॉटल है, प्योर स्टील का था। हम कहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ है, तो बोले कि इसमें जैसे थर्मल नहीं टाइप में होता कि तुम एक बार दूध डाल दिए तो उसमें, मतलब शाम को डाल दिए तो पूरा रात भर आराम से पिए थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत पिए, तब भी वो सुबह तक क्या रहेगा, एटलीस्ट लगभग 50 से 60% गर्म रहेगा। कहेंगे गजब यार, अब इतनी इकोनॉमी इतनी सारी ज़्यादा, पैसा भी लगता है, ठीक है। अब तो मार्केट में खरीदेंगे तो 50 रुपये का भी प्लास्टिक का जाता है, 40 की, मगर प्लास्टिक में पॉलीइथाइलिन होता है जो बेबी के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक। थोड़ा सा इफर्ट करिए, काम बन जाएगा। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ, तीसरा नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट इन फूड, इंडियन फूड, मतलब हमें क्या बताना, बैलेंस डाइट बताना, उन पे क्या क्या कंपोजिशन हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो हम यानी बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे नहीं कहते हैं बहुत प्रॉपर डाइट किया करो, डाइट मतलब उसमें जो भी आप खाना खा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, सब कुछ मेंटेन रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। लिखा क्या हो गया, a balanced or complete diet is one which provide the required amount all the necessary nutrition that of the supply requirement energy in the body as well as maintain proper growth normal metabolism function of body। मतलब क्या कह रहा था, बैलेंस डाइट, ये कंप्लीट डाइट भी बोल सकते हैं इसे, मतलब जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है सब कुछ ऑल अमाउंट में प्रेजेंट है, जितनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें प्रेजेंट है, हमारी बॉडी आराम से उसमें ग्रोथ कर सकती है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर सकती है, अब नॉर्मल फंक्शन कर सकती है बॉडी को, तो उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ये बैलेंस डाइट की डिफिनेशन है। अब कह रखा इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट, क्या जरूरी है, तो बैलेंस डाइट इंक्रीज एनर्जी, हमारी एनर्जी को क्या कर देता है, इंक्रीज कराता है, इंप्रूव बॉडी फंक्शन, हमारा यदि बताओ प्रॉपर अमाउंट में का दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं तो क्या कर सकती है, आपकी बॉडी भी यानी अच्छा से
परफॉर्म करेगी। देखो इम्प्रूव स्टोरेज भी इंप्रूवमेंट होगा। जैसे हमारी लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करता है ना, तो स्टोरेज कर लेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं। जब रिक्वायरमेंट रहेगा तो ग्लाइकोजन निकालेगा तो हमारी बॉडी यूज करेगी। ठीक, रिड्यूस क्या, एवॉइड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। एवॉइड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब न्यूट्रिशन की जो कमी है वो भी एवॉइड आप कर सकते हैं आराम से। रिड्यूस सिम्टम अलाउ टू इंडिविजुअल बेटर मैनेज इलनेस। अब क्या कर सकते हैं, अब बीमार नहीं जल्दी पड़ेंगे यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो। फाइट, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फाइट डिजीज काजेज ऑर्गेनिज्म, जैसे स्ट्रेस भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हम खाने से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहेगी, एकदम से डब मस्त रहेगी, जो हम डिजीज से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं। यदि आप प्रॉपर अमाउंट में भोजन ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक, स्ट्रेस भी आपको क्या करेगा, कम रहेगा। जैसे आपको भूख लगेगी थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है कि नहीं, ठीक है, तो यही तुमसे कह रखा बैलेंस डाइट होता क्या है। अब डिजीज के बारे में देखा जाए तो मेरास्मस के बारे में थोड़ा सा बता देना और क्वाशिकर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमसे भी आप पूछा था कंपोजिशन, मतलब एक बैलेंस डाइट में क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, अपने अनुसार ये लिख दीजिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। ठीक, यदि एज की बात की जाए तो हर एज के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक बैलेंस डाइट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी वाला फूड चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट की अमाउंट होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए, कैल्शियम लेवल, सोडियम लेवल जो नमक से मिलता है, दूध से मिलता है, फेरस मतलब साग हरी सब्जियों से मिलता है, विटामिन ए होना चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। और पे लिखा था कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट। इतनी चीजें आपकी होनी चाहिए। क्या, दोबारा सुन लो, विटामिन होनी चाहिए, विटामिन ए बी सी कुछ भी हो सकता है। सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, वो अपने आप शरीर में बन जाता है। ठीक है, जब आप अलग से खाते हैं अपने आप तो बनता नहीं है, अलग से हम लेना पड़ता है तो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, तब ध्यान रहे हरी सब्जियां जरूर खाइए। ठीक है, आंवला वगैरह जरूर खाइए, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन ए हो गया, और एफ मतलब आयरन जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सोडियम चाहिए जो नमक से मिलता है, कैल्शियम जो हमें दूध से मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहिए जो हमें ऑयल वगैरह से, फैट घी वगैरह से मिलता है, डाइटरी फाइबर होना चाहिए जो फिश वगैरह से मिलती है, वो भी नहीं खा रहे तो कोकोनट खाइए, मूंगफली खाइए, इनसे आपको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो रोटी वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, टोटल फैट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब ये वाला आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें कंपोजिशन क्या क्या अपने अनुसार लिख देना कि ये देखो एक मैन के लिए 18 से 29 साल का रहेगा तो एनर्जी उसके कितना चाहिए, 2550 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रोटीन उसे 68 ग्राम चाहिए और टोटल फैट इतना चाहिए। तो ये देखिए कंपोजिशन यहाँ से लिख दे रखा। ठीक है, अब हर एक का वेरी करता अलग अलग, तो ये पूरा 1.5 पेज का तुम्हारे पास पेज है। इतना आप हम फोटो हम क्या करेंगे, पीडीएफ में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इतना कंपोजिशन पूछा तो कंपोजिशन लिख के छुट्टी करिए। ठीक, तो ये था तीसरा नंबर। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक कर, ठीक, हमसे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक्चुअल में होता क्या उसे बताना है, जिसे शॉर्ट में एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ से अब सुनिए क्या बुका रखा, देखो अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं नहीं तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वर्नल डिजीज होता है जिसे हम वीडी से नाम से जानते हैं, इज द इलनेस दैट हैज द सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बाय मीन ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग, मतलब एक ऐसा डिजीज जो हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता फैलता, उसी को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। अब ये कितने तरह से हो सकता है, देखो वेजाइनल इंटरकोर्स से हो सकता है, मतलब कैसे आप एक दूसरे पर में जा सकता है, वेजाइनल इंटरकोर्स से जा सकता, ओरल सेक्स से जा सकता या एनल सेक्स से जा सकता, मतलब किसी भी तरह से आप यदि सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, तब आपको क्या हो जाएगा, वो डिजीज आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, एसटीडी कैन बी ट्रांसमिटेड, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड यूज ऑफ आईवी ड्रग्स नीडल विथ द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। देखिए ये इससे फैलता है, देखो ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ पर लिख देना। ठीक, देखो ये कैसे फैलता है एक्चुअल में देखा जाए तो आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मान लेते किसी पर्सन को इंजेक्शन लगा, मान लेते कोई ए पर्सन है, ए पर्सन को HIV हुआ, उसे इंजेक्शन लगाएं आप, नीडल को अच्छे से
चेंज नहीं किए, यानी क्या होता गांव में देखे जाए तो एक ही इंजेक्शन से सबको लगा देते थे, मगर अब तो इसे अवॉइड किया जाता। पहले गांव में होता था एक ही छुरा से सबका बना दिया जाता था, तो बिलेट भी चेंज करते हैं, एटलीस्ट सब जगह किया जाता। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखो क्या कर सकते हैं, आईवी यानी इंट्रावेनस जो निडल रहती है वहां पर लगा दिए, तो उस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को लगाएंगे तो उसके अंदर भी ये एड्स जा सकता है। एड्स नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ही कुछ भी हो सकती है। ठीक, आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द, ये देखो बर्थ भी, मान लेते किसी मदर को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स मान लो, सिफिलिस मान लो, गोनोरिया मान लो, तो ये सब बताओ क्या होगा, वो बेबी जब बर्थ करेंगे उसके अंदर भी जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बेबी, कोई मतलब कोई मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है और बेबी आराम से कर रहा है, उसके अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जा सकती है। तो इतना था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें 3 डिजीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको आता है तो इसे क्या करिए, पूरा डिटेल में लिख दीजिए। हमने शॉर्ट में लिखा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन कौन से आते हैं, आपके सिफिलिस आते हैं, गोनोरिया आते हैं, एड्स आते हैं। ठीक है, अब यदि आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इनके बारे में थोड़ा सा और तगड़ा भगड़ा लिख देना। ठीक है, गोनोरिया के बारे में थोड़ा सा लिख देना और एड्स के बारे में तो आप तो एक्सपर्ट ही हैं। ठीक है, अब देखो सिफिलिस क्या होता है, इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है, ट्रिपनोमा। ठीक है, ट्रिपनोमा प्लेडियम होता है, क्या होता है, ट्रिपनोमा प्लेडियम होता है इसका काजेटिव एजेंट। ये भी देखा जाए तो मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता, मेल में भी देखने को मिलता, मगर जेनाइटल आर्गन पे होता। इसमें जेनाइटल आर्गन पे बड़े बड़े तुम्हारे दाने हो जाते, थोड़ा दर्दनाक रहता है। ठीक है, गोनोरिया हो गया। ठीक है, गोनोरिया हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें काजेटिव एजेंट हम बता दिए, नेरेसिया और क्या होगा, गोनोराई हो गया, नेरेसिया गोनोरिया हो गया। ठीक है, इसके बारे में काजेटिव एजेंट। एड्स का फुल नेम यहाँ पर आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अभी आप एमसीक्यू में एज इट इज पूछा गया एड्स का फुल नेम। ठीक है, एमसीक्यू में नहीं, फिल इन द ब्लैंक में, तो इसे आप याद करिए। क्या लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कमेंट बॉक्स में एक बार इसे देख कर ही लिखिए, मगर लिखिए स्पेलिंग के साथ। ठीक है, देखो क्या दिया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है, एचआईवी होता है। एचआईवी का नाम सुने होंगे। इसका एस से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से क्या हो जाएगा, वायरस। तो ये क्या होगा, एचआईवी का फुल नेम क्या होता है, ह्यूमन यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ से हमने बता दिया इसके बारे में। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। 5वां नंबर हमसे क्या पूछा हुआ, 5वां नंबर हमसे क्या पूछ दिया, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्या पूछा है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछा है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछा। तो देखिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यदि आप पढ़ लिए हैं, क्या पब्लिक हेल्थ रोल पढ़े हैं कि नहीं, वही चीजें देखो सेम टू सेम पूछा। जो वहां पर लिखे तो यहाँ पर भी आप छाप सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहां से करिएगा क्या, रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब यहीं पर उठा के ये वाला जो लिखे हैं ना, उसी को आप यहाँ लिख सकते हैं, मगर थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा क्या, कि नेशनल प्रोग्राम में जो भी नेशनल से आता तो पहले नेशनल्स पे आता, फिर क्या हो गया अपने यहाँ पर अपने कंट्री में दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे आता, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर क्या हो गया आपके तहसील पे, फिर गांव में पहुंच जाता आराम से। ठीक है, तो वही चीजें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के रोल ऑफ फार्मासिस्ट वहां से लिख सकते हैं। वही चीजें देखो लिखा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कोई प्रोग्राम आ रही है, ठीक है, नेशनल लेवल से, तो उसे कैसे हमारे जो फार्मासिस्ट भाई कैसे क्या करेंगे, उससे उसी का रोल तुम्हें बता देना। तो ये तो बता ही सकते हैं आराम से। ठीक है, इसका भी हम आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसका भी चलो हम रोल फोटो में डाल देंगे पीडीएफ में, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहां से क्या देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 6ठा नंबर, क्या रखा है, व्हाट प्रिवेंट मेजर शुड बी टेकन कोविड-19। अब इसको आप देखिए, इसको तो देख लीजिएगा, इसको तो बताना नहीं पड़ेगा, ये भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करना है तुम्हें, ये सारी चीजें जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला तो पहले का उठा के इसमें लिख सकते हैं, 5वां तो बता ही दिए। इसमें क्या करना है, प्रिवेंट मेजरिंग शुड बी कोविड-19। अभी कोविड-19 के लिए प्रिवेंट कैसे करना, मास्क का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें आपको क्या कर देना, उसमें थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, ये आप यहां से आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, कहीं से आप खोज सकते हैं तो उसमें बारे में लिख देना, मास्क लगाना, उन्हें हम क्वारंटाइन कर देंगे, आइसोलेशन कर देंगे, लोगों से अलग कर देंगे, ये सारी चीजें बता देना। पहले स्टार्टिंग में कोविड के बारे में थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, ये सारी चीजें लिखने के बाद आप वहां से जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलिए कोविड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, मगर ये सेकेंड ईयर का नोट है, याद रखिए सेकेंड ईयर का नोट है, आपके माइंड में थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं। देखो कोरोना वायरस डिजीज
2019 में आया था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोविड-19 बोला जाता है। ये नोवल कोरोना वायरस इसे कहते हैं, यानी नोवल कोरोना वायरस पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब इसे नोन एज क्या बोला जाता है, शॉर्ट में SARS बोला जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोला जाता है, ठीक है। पहली बार कहां से हुआ था, पहली बार देखो जब ब्रेकआउट हुआ कहां पर, यानी वुहान सिटी में, चाइना के एक वुहान सिटी से ही क्या होगा, ये सेपरेट हुआ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला। अब देखो फिर ये हेडिंग मत डालिएगा, याद रखना यदि आप नोट बना रहे तो ये सब चीज नहीं, ये सेकेंड ईयर का नोट है भाई, ठीक है, सेकेंड ईयर का नोट है। पॉजिटिव एजेंट कोविड-19 हाईली कंटाजिनस डिजीज होता है, जो किससे होता है, SARS से होता है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास एज्यूम किया गया था बीटा वायरस से ओरिजिनेटेड हुआ, किससे, चमगादड़ से हुआ था, किससे हुआ था, चमगादड़ से, ठीक है। अब ट्रांसमिट कैसे होता है, जैसे आप ड्रॉपलेट मान लेते किसी पर्सन के पास छींक दिए तो उसके ऊपर भी ये जा सकता है। ये ड्रॉपलेट पे फिजिकल कांटेक्ट मान लेते किसी से हाथ मिला दिए, ठीक, किसी से किस कर लिए तब भी हो जाएगा, ठीक है। कंटामिनेट, ये क्या होता है, कंटामिनेटेड थिंग, कंटामिनेटेड थिंग्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम छींक दिए, एक आध घंटे के अंदर वहां पर जाएंगे तो वहां पर कोरोना वायरस प्रेजेंट रहता, तुम्हारे शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा, तब भी ये दिक्कत है, ठीक है। सेकेंड ईयर का नोट है, मगर आप सेटअप हो जाएगा कि कैसे फैलता, तो यहां पर लिख देना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये लिख सकते हैं आप, कैसे वो ट्रांसमिट होता, ठीक है। ये मत लिखिएगा पैथोजेनेसिस। सबसे पहले देखो क्या होता है, एंट्री ऑफ कोरोना वायरस आपके शरीर में गई, माइक्रोफेज एक्टिवेट हुआ भरने से, उसके बाद फेल करेगी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, पहला फेल है। अब बताओ इम्यूनिटी सिस्टम फेल होगी तो शरीर पर पूरा हाईजैक कर लेगा, फिर अपने को क्या मल्टीपल करेगा अपनी वायरस को और इन्फ्लामेशन करेगा, मतलब डिजीज का, इन्फेक्शन लिखना चाहिए था, इन्फ्लामेशन लिखा गया। एक्यूट लंग प्रॉब्लम करेगा, फिर रिस्पिरेटरी फेलर हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाएगा, फिर आदमी की यदि ट्रीट नहीं की गई तो डेथ हो जाएगी। तो इतना होगा कोरोना वायरस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा उसके बारे में चल जाते हैं। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, राइट द पॉजिटिव एजेंट एनी 5 विद द फॉलोइंग डिजीज, मतलब ये तुम्हारे पास कितना 2 4 6 डिजीज, 6 डिजीज दे रखा कि नहीं, 5 डिजीज का पॉजिटिव एजेंट लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है, पॉजिटिव नहीं कि नहीं, 5 डिजीज का तुम्हें क्या लिखना है, पॉजिटिव एजेंट, मतलब किससे ये कॉज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना, 7वां नंबर आपके सामने ये रहा, ठीक है। राइट ए क्या पूछा, पॉजिटिव एजेंट राइट ऑर्गेनिज्म ऑफ द 5, यानी 5 मतलब किसी 5 का आपको क्या कर देना है, क्या पॉजिटिव एजेंट लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर लिखा डिजीज, यहां पर पॉजिटिव एजेंट, आप ऐसे एजिटी लिख देंगे, देखो 5 नंबर बन जाएगा। हम 6 का लिख दिए, 5 आप लिखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए इसके बारे में, यहां से क्या दिया, सबसे पहले का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सबसे पहले देखो मलेरिया होगा, तो रुक जाओ ऐसे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ठीक, थोड़ा लिखने में लगे। आप इसको एग्जाम में जाइएगा तो स्किल वगैरह लेके जाइएगा, ये तो देसी जुगाड़ है अपना, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता, प्लाज्मोडियम मिलराई होता, प्लाज्मोडियम वोवल भी होता, बहुत सारा होता, मगर आपको एक ही लिखना है। हम तीनों बता देंगे, जो आपको याद रहेगा सबसे सटीक ये, मलेरिया मलेराई, मगर यहाँ पर लिख देना प्लाज्मोडियम, वो भी स्पेलिंग तुम्हें नहीं याद है तो पी लिख देंगे, काम खत्म। मगर यदि स्पेलिंग याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है। प्लाज्मोडियम क्या होगा, वीवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मिलराई होता है, ठीक है। ये होगा। लेप्रेसी समझते हो कि नहीं, कोढ़ रोग किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियाई से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सोलमनेला टाइफी से होता है, किससे, सोलमनेला टाइफाइड के बारे में आप थोड़ा सा सुने होंगे, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, रुकिए, आपको जितने भी आपके सोशल फार्मेसी में जितने भी डिजीज हैं उनका हम चार्ट एक बना दिए हैं, इसी के लिंक में उसका हम वीडियो डाल देंगे, आप वीडियो देख सकते हैं वहां से, ठीक है। वीडियो आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। टाइफाइड का क्या होता है, सोलमनेला टाइफी, और ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, कहते हैं ना टीबी आ गया टका खांसा टाटा, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक। ये आप छोटा स्मॉल लेटर लिखिएगा, हम देखो सब में स्मॉल लेटर लिखे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो गया, स्पीसीज है, ये जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, ये कैपिटल लेटर रहेगा, कैपिटल, और इससे क्या होता है, हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। यदि तुम्हें अंडरलाइन करनी तो अलग अलग इन्हें अंडरलाइन करना, एक ही में अंडरलाइन न करिएगा, ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। पोलियोमिलाइटिस, पोलियो क्या होती है, जिसमें पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा हो जाता, तो पोलियो 2 दिन जिंदगी के लिए आता ना, 5 साल के अंदर पिलाया जाता लोगों को, ठीक है। अपने इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जो पूरी दुनिया को फ्री में वैक्सीन पोलियो देता है, सैल्यूट है इंडिया को भाई,
ठीक है। ये हो गया पोलियोमिलाइटिस, किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? HIV से होता है। अब इसका फुल नेम बता चुके हैं, इसका फुल नेम बता चुके हैं। एक बार इसके कमेंट बॉक्स में इसके जितने पर्सन लिखे होंगे तो इनका बल्ले बल्ले, अब ये क्वेश्चन और उन्हें मिलने वाला है, बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? कॉजेटिव एजेंट के बारे में। अब पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी में सर जी क्या पूछा है? पार्ट बी में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो पार्ट बी में टोटली 11 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 10 क्वेश्चन का क्या कर देना, आपको आंसर लिखना। इसमें पहला क्वेश्चन, राइट ए सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या होती है, ठीक है। मन में आप यदि आ गया होगा सोशल फार्मेसी क्या होती है, उसी को आपको लिख देना है, ठीक है। ठीक, सोशल फार्मेसी यहां पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज सोशल फार्मेसी, होता क्या है, इसी को लिख देना। तो सोशल फार्मेसी आप हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा द डिसिप्लिन दैट डील विद द मेडिसिन, रोल ऑफ कंसीडरिंग सोशल साइंटिफिक ह्यूमैनिटिज्म, कंसीडर द सोशल साइंटिफिक यानी प्रिस्क्रिप्शन इन टर्म इज नोन एज सोशल फार्मेसी। मतलब क्या कर रखा, सोशल फार्मेसी क्या होती है, किसी भी सोसाइटी में मेडिसिन के प्रति डिसिप्लिन बताए कि कैसे उसे यूज करना है, एब्यूज नहीं करना है, ठीक नहीं होता। वैसे कोई स्टार आता है, एक एल्कोहल की तरह पहले यूज करते हैं। तो लोगों को सोसाइटी को जो बताना ही है, तुम्हारा धर्म है, किसी भी फार्मासिस्ट का ये मेन धर्म है, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं हम, सोशल फार्मेसी बोलते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा, सोशल फार्मेसी डिफाइन एज ए साइंस विच डील विथ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। मतलब क्या करता है, ये डिफाइन करता है और डील करता है किसी भी एक सोसाइटी में या प्रोफेशन में, क्या कर देता है, किसी भी सोसाइटी के प्रति मेडिसिन का क्या व्यवहार है, उसी को सोशल फार्मेसी बोलते हैं। सोशल मतलब व्यक्तिगत जो सोसाइटी है, फार्मेसी मतलब ड्रग्स हो गया, ठीक। 3 नंबर का है ये। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्या, इट इज ए फोकस ऑन फंक्शन, अवेलेबिलिटी, कंट्रोल, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स इन सोसाइटी। मतलब एक छोटी सी सोसाइटी है, वो मेडिसिन के प्रति यानी क्या फंक्शन है उसका, ठीक है, अवेलेबल उपलब्ध है या कि नहीं, ये होगा। कंट्रोल करना है आपको, और क्या करना, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कोई भी ड्रग्स कैसे ली जाती, आपका बताना कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सोशल फार्मेसी। तो ये था सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव के बारे में। 3 नंबर पूछा का, इतना आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कम से कम आधा एक पेज भर देंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पार्ट बी में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। एक्चुअल में तुम्हारे पास फूड पॉइजनिंग नहीं, दे बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया, उनको बहुत दिक्कत हो गई, भर्ती उर्ती हो गए, कभी कभी भाई डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए कुछ भी खाइए तो सोच समझ के खाइए, कि नहीं पाए पनीर पार्टी में तो मार दिए 15-20 तंदूरी और आधा 1-1.5 किलो क्या मार दिए, पनीर मार दिए, फिर गटई तक हुर लिए, जब तक यहाँ दिखे नहीं कि अच्छा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो फूड पॉइजनिंग, और जितने भी खाना खाइए शुद्ध खाना खाइए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखती है, पार्टी यदि जाते हैं तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग क्या होती है, पहले समझते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड मतलब खाना, पॉइजनिंग मतलब जहर। जब खाने में किसी भी कारण से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, उसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। लिखा फूड पॉइजनिंग का बाय कंटामिनेटेड फूड, आप यदि खराब फूड खा रहे हैं तो। नहीं पनीर होता कि सुबह किसी पार्टी में से शाम को उठाए, सुबह यूं पीट दिए, अरे शाम को खाए हो ना, पेट को रिलैक्स करने दो, अगले दिन पीटना दूसरी जगह पार्टी में, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड फूड से होता है, ठीक। पीपल गेट वेल विद इन द फ्यू डेज विदाउट ट्रीटमेंट। मतलब क्या कर देता है, यदि कोई पर्सन के पास फूड पॉइजनिंग हो गई है तो क्या करेगा, बिना ट्रीटमेंट के कुछ दिन के अंदर ही क्या कर सकता है, ठीक हो सकता है। मगर आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, यदि फूड पॉइजनिंग होता है आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, कंसल्ट करेंगे तो आप बचने का चांस ज़्यादा रहेगा, नहीं तो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। लग बाई चांस रेयर केस में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, वो क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, पैरासीट यानी पैरासाइट भी कर सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सिम्टम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है, वेरी, ठीक, विद सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, मतलब अब किससे वो कंटामिनेशन हुआ तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। पहले क्या होगा, नोजिया होगा, नाक से क्या करेगा, नेटा निकलेगा, वोमिटिंग होगी तुम्हें, अब एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा, सबसे ज्यादा ये कॉमन है, ठीक है। ये यदि देखा जाए तो समझ लीजिए थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, रिस्की है। तो क्या करते हैं, एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब पेट दर्द होगा क्रैम्प के साथ, जैसे उसमें मडोर नहीं होता, यानी ऐठन के साथ तुम्हारा बहुत तगड़ा दर्द करेगा। वाटरी ब्लड एंड डायरिया हो जाएगा, मतलब डायरिया हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
जब तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा तो हागेंगे, जब मतलब टॉयलेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर भी आ सकता है कभी की, रेयर में क्या हो जाता है, ब्लड भी आ सकता है, ठीक है, और फीवर हो जाएगा, चिल हो जाएगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ये हो गया। साइन एंड सिम्टम कैन स्टार्ट विद इन द फ्यू आवर या फ्यू डेज बाद, मतलब ये साइन और सिम्टम ये सब जो चीजें देखने को जो मिलती है कुछ दिनों लग सकता है, कुछ घंटों लग सकता है, या नहीं हो सकता, ठीक है। फूड पॉइजनिंग यदि नहीं होगा तो कैसे जानेंगे, फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ तो आप हेल्दी हैं, कोई टेंशन नहीं। फूड पॉइजनिंग में क्या कर सकता है, साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, कुछ घंटे के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद भी पता चलता है। तो ये था किसके बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड, इसलिए बोलते हैं बेटा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मगर खाएंगे यार चाट चाउमीन बर्गर फुल्की मोमो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड, जंक फूड का मतलब क्या है, खाना चाहिए या नहीं, इसे सारी चीजें को हम बता रहे हैं इसके सामने, ठीक है। तो जंक फूड, जंक मतलब वो वाला नहीं समझना जो लोहे पे जंग लगा होता उसे खाना नहीं, जंक फूड जैसे क्या होता है, ऐसे खाना जो थोड़ा सा तुम्हें चाट खाए होंगे, बर्गर खाए होंगे, मोमो खाएंगे, ये सब तुम्हारे जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, मगर कोई मानने वाला थोड़ी ना खाएंगे कि सर जिस कहने थोड़ी ना मानेंगे, ठीक है, कोई टेंशन खाइए, मगर देखिए जहाँ कंटामिनेशन का चांस रहे उसका लेस अमाउंट में खाइए, ठीक है। नहीं देखेंगे जितने भी स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, निदम से जो नाली बह रही उसी के ऊपर लगा देंगे, वहाँ से माखी बैठी, समोसे बैठी, उठा के चटनी दे दी, आपको खा लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो सकती है, जंक फूड है, उससे भी फूड पॉइजनिंग उससे भी हो सकती है, मगर जंक फूड में क्या होता है, जितने भी थोड़ा मजा आ जाता है खाने में ना, कहते क्रंची, जैसे फूल की घारी अंकल जी और मिला दीजिए, उसमें क्या मीठा और तीखा, तीखा लेडीज के लिए बहुत बढ़िया, खट्टा मिला दो, खाएंगे भाई दिक्कत होगी, उसी को जंक फूड कहते हैं। जंक फूड आर द फूड आइटम विद वेरी स्मॉल अननोन न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब क्या होता है, जंक फूड एक ऐसा फूड होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होती है या नहीं के बराबर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसी को क्या बोलते हैं, जंक फूड कहते हैं। इसके अंदर क्या, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया एक जंक फूड आता है, ऑयली फूड जंक फूड हो गया, बर्गर जंक फूड हो गया, कैंडी जंक फूड हो गया, तो ये सब फूड के अंतर्गत आते हैं। तो इस सब के को तुम्हारे पास क्या हो जाए, जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जंक फूड समझे क्या होता है, टाइप ऑफ जंक फूड देखा जाए तो इतने तरह के होते हैं, एक रिफाइनी फूड होते हैं, हाइड्रोजिनेटेड फैट होते हैं और साल्ट होते हैं। यानी रिफाइंड फूड क्या होते हैं, जैसे पास्ता, ब्रेड, ऑयल, और तुम्हारे पास क्या हो गए, वाइट शुगर हो गया, ये सब तुम्हारे पास रिफाइंड फूड के अंतर्गत आएंगे। हाइड्रोजिनेटेड फैट के बारे में जैसे बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, फ्राई वाली आइटम हो गए, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोजिनेटेड फैट के अंतर्गत आ जाएंगे। साल्ट मतलब जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, नहीं देखेंगे फुल्की उल्की पे एकदम से नमक पीट देगा बढ़िया से, ठीक है, बर्गर वगैरह पे मारेगा, थोड़ा सा लगे हाँ की है, उसका बाहरों से मिलाएंगे लोग, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जंक फूड, ये टाइप के होते हैं। अब इफेक्ट क्या करते हैं, सबसे बड़ा तगड़ा ये तुम्हारे पास है, यदि आप जंक फूड खाते हैं, जितने भी तुम्हारे पास मसल बिल्डिंग वाले मसल बिल्डर होते हैं, वो देखो फूड आइटम में जंक फूड तो कब्बू नहीं खाते हैं, ठीक है। अब देखिए उनका नाम सुने होंगे, हरियाणा के एक बंदा, क्या नाम है, ठीक है, अंकित भाई, बहुत ठीक, अंकित बेनपुरिया, ठीक, राम राम सारे ने, एकदम से गजब बॉडी देखिए बंदे की, एकदम से खतरनाक टाइप में है, हरियाणा छोड़ा है भाई, ठीक है, ठीक। देखिए वो सब अभी वो सब बोला कि 5 महीने तक, वो बंदा बोला कि 5 महीने तक हम क्या करिए, मीठा नहीं खाएं, सैल्यूट है ऐसे आदमी को, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना सोल्जर कोई बन जाता भाई, ठीक है। देखिए अब उसमें क्या करना है, क्या क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, रिड्यूज एपेटाइटिस, भूख कहीं नहीं लगेगी, जैसे बहुत सारे लड़के नहीं बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं आज खाना नहीं खाएंगे, पत्थर सुट्टी से रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कितनी बड़ी गर्ल्स होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम गर्ल्स देखें, ठीक है, लड़कियां देखेंगे, कहेंगे एकदम से पतली पतली रहती हैं, कहेंगी ये खाएंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, टीवी एक्टर, अब मार देंगे एक तमाचा तो अनहरी आ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वो सब छोड़िए, अपनी पहली मसल इंक्रीज करवाइए, ठीक है, बॉडी बनाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एपेटाइटिस, भूख कमी हो जाएगी। जब हुर के आएंगे बाहर से तो क्या करें, घर पे बोलेंगे खाना नहीं खाएंगे मम्मी से, ठीक। हार्ट डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज मतलब कार्डियक हो सकता है प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी आपका क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ओबेसिटी मोटापा हो सकता है, खूब मोटा हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद और दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो बिहेवियर इश्यू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कोई जाएगा तो भाने से गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, पढ़ेंगे
कुछ और 2 दिन के बाद बैग सर जी याद है ना, या मेमोरी लॉस हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा क्या, इंस्टाग्राम पे जो रील देखे तो उसको। ठीक है, और क्या होगा, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, डायबिटीज मतलब यदि ज़्यादा अमाउंट में ये शुगर फूड आइटम खा रहे हैं तो डायबिटीज भी होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है जंक फूड बंद करिए भाई। ठीक, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही घी खाइए। ठीक है, जो जंक फूड खाते हैं, कब बोल दिया जाए 2 चम्मच घी खाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक रतिया में 10-11 बजे खा सूते 2 घंटा के बाद 5-10 बार तो जाएंगे टॉयलेट में। ठीक, तो ये मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं सर। 4th नंबर हमसे क्या पूछा, व्हाट इज मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी जो पढ़े थे मल न्यूट्रिशन उसी के बारे में हम पूरे डिटेल में तुम्हें डिफाइन कर। मल मतलब समझो बैड होता, न्यूट्रिशन मतलब फूड आइटम होता। ठीक है, जो भी तुम फूड आइटम खा रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही बैड है मतलब खराब है, उसी को क्या बोलेंगे, हम मल न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो इसी को आपको डिफाइन कर देना है एकदम डिटेल में। तो मल न्यूट्रिशन के बारे में आपके सामने कर रखा, व्हाट इज मल न्यूट्रिशन, तो हेडिंग डालिएगा मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन आल्सो कॉल्ड एज मल नरिशमेंट बोलते हैं। नरिशमेंट मतलब जिसमें बैड नरिशमेंट, मल मतलब बैड होता है, याद रखना। ठीक है, इस आल्सो नोन एज बैड न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें क्वांटिटी न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं है, लो खाओ तो इससे दिक्कत हो सकती है। मल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ईटिंग अ डाइट कंटेन अनसफिशियंट या टू मच ऑफ न्यूट्रिशन एज ए रिजल्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इशू। मतलब यदि मल न्यूट्रिशन खाते हैं तो आपको हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम ला सकती है, जैसे कि साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलता है। मल न्यूट्रिशन समझे कि नहीं, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो बहुत बैड अमाउंट में है, खराब क्वालिटी की है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब सिम्टम्स क्या हो गया, लॉक ऑफ एपेटाइटिस, एपेटाइटिस मतलब भूख लगना बंद, टाइट ने दिन भर करेंगे थके थके हैं, जब खैबा करेंगे वैसा खचरा चीज तो क्या होता है, थके थके तो रबा करेंगे। ठीक, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड मतलब हमेशा कहेंगे ठंडक लग रही है। ठीक है, अब इस समय ठंडक चल रही है, आप सुबह उठिए 100 ठी सपाट मार दिए, रस्सी टूटी 50 ठी कूद दीजिए, 100 ठी और 150 में 1 किलोमीटर या 100 मीटर दौड़ दीजिए। ठीक, अभी देखियो गर्मी आ जाएगी, सुबह 5:30-6 बजे नहा लेंगे बनने से। ठीक है, तो एनर्जेटिक रहिए। ठीक, चना खाइए, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दिन भर थके थके रहे, ऑलवेज फीलिंग कूल, हमेशा ठंडक महसूस करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे भोजपुरी में गाना चला, चल जाइबा डिप्रेशन में। ठीक, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, बैठे रहेंगे नहीं। तो अब तो पहले क्रिकेट उर्केट हुआ करता था, मगर ठंडी के महीने में बहुत सारा गेम हुआ करता था, मगर इस समय देखा जाए ठीक है तो एक अलग है गेम मोबाइल वाला। ठीक है, बैठेंगे तो एक जगह ऐसे बैठेंगे जैसे मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी खराब हो गई है। ठीक, चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक, ये सब हमारा ही देन है। ठीक है, हम सब का देन है, मोबाइल का देन है, हम सब का देन नहीं, मोबाइल का देन है। ठीक है, ये हो गया। वेट लॉस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, पता सुट्टी से रह जाएंगे। ठीक है, मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल वीकनेस मतलब जो मसल रहेगी बहुत कमजोर रहेगी। ठीक, ग्रोथ क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक, इरिटेशन होगा, बहुत बार बात पे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कोई चीज कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह जाएगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो टिकटॉक चलाते हैं, ठीक है, टिकटॉक बहुत सारे ऐसे लड़के चलाते हैं, मोबाइल बहुत सारे आते हैं, उनसे बोल दिया जाए 1 घंटा कंटिन्यू बुक पढ़ के दिखा दो, तो उसी में जानते हो बुक जब पढ़ेंगे तो अरे सर जी प्यास लग गए, अरे सर जी मैदान लग गए, फिर कहेंगे टॉयलेट 50 बार जाएंगे। ठीक, पढ़ ही नहीं पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई, इतना हम वादा करते हैं। ठीक है, हमने खुद देखा हुआ। ठीक है, मतलब अलग अलग बहाना उनका रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, राइट इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन आवर हेल्दी। ठीक है, आपको क्या कर देना है, हमारे हेल्थ पे नॉइज पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता। तो नॉइज पॉल्यूशन होता क्या, उसी को थोड़ा सा बता दें, हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता नॉइज पॉल्यूशन का। ठीक है, तो पहले नॉइज पॉल्यूशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन नॉइज, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन नॉइज या इन्वायरमेंटल में जो नॉइज है उसमें कोई भी चेंजेज होती है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिजीज काजेज करते हैं, उसी को नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन नॉइज कॉल्ड डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जैसे आप कागज फाड़ के फेंक दें तो पॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, उससे किसी भी अनडिजायरेबल हो रहा है मगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी डिजीज नहीं हो रहा तो उसे हम पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। पॉल्यूशन कब बोलेंगे, मतलब कोई भी हमारे अनडिजायरेबल चेंज इन्वायरमेंटल में हो रहा है जिससे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज काजेज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। तो जब वो नॉइज में होगा तो नॉइज पॉल्यूशन, एयर में होगा तो एयर पॉल्यूशन। वही चीज जैसे तुमसे पूछे वाटर पॉल्यूशन तो क्या
लिखेंगे एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर काज ए डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉइज, ये वाटर पॉल्यूशन, यही केवल आप चेंज करेंगे। इन्वायरमेंटल की जगह क्या, इन्वायरमेंटल या नॉइज के बगल में आपको क्या कर देना, वाटर रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन, एयर रहेगा तो एयर पॉल्यूशन, बस ऐसे लिख देना, ऐसे सटीक लिखिए, काम खत्म। तो ये हो गया। अब क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले देखो ऑडिटरी इफेक्ट, मतलब सुनने में क्या प्रभाव, यानी सुनने में क्या होगा। यदि देखो क्या दिया, ऑडिटरी फटीग, मतलब यदि लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, आप सुन रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन में ऐसे रह रहे हैं, तो आपके सुनने की क्षमता क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक। और डिफनेस मतलब वो बहरापन हो सकता है। बहरापन मतलब नहीं कहते हैं गांव में कोई सुनता उनता नहीं है, बाहर बड़ा काम कर दे, सुना नाटक का बस बुलाओ था, तो वो सब क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएंगे। नॉन ऑडिटरी तुम्हारे पास क्या, इसमें ऑडिटरी मतलब सुनने पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी। देखिए जैसे अब डीजे उजे चलता, देखिए धक धक करता जियरा है कि नहीं, तो उसमें जो हार्ट वाले पेशेंट है तो उनका समझ लीजिए धक धक नहीं, उनका फक फक हो जाएगा एकदम से, ठीक है, एकदम से दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेट ही कोई पर्सन नहीं कर पाएगा। बताओ बहुत सारी आवाज़ हो रही है, डीजे चल रही, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट पढ़ने में कर पाएंगे, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम में हो जाएगी, ठीक। स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब यदि अब नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है तो सुनने में क्या हो, सोतने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आप सही से सूतेंगे नहीं तो आपकी पूरी स्लीपिंग साइकिल, पूरा दिनचर्या खराब है। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में सूतिए, बार यारे सूचिए कम से कम 6 से 8 घंटा तक, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपर टेंशन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको यदि नॉइज पॉल्यूशन है, हमारे हेल्थ पे इतने सारे प्रभाव पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 6ठा नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या रखा, व्हाट इज क्वारंटाइन, यहाँ से क्या रखा, व्हाट इज क्वारंटाइन, क्वारंटाइन होता क्या। क्वारंटाइन वर्ड एटलीस्ट लगभग सब सुने होंगे, क्योंकि कोरोना आया था तो क्या किया गया था, जैसे जो कमा के आ रहे थे कहते उन्हें क्वारंटाइन कर दो, मतलब एक रूम में अलग रख दो, उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्वारंटाइन बोला जाता है। कोरोना में हमको ये बहुत खराब लगा, जिसे मान लीजिए थोड़ा बहुत साइन सिम्टम दिख रहा तो उसे एक उसी के घर में एक सेपरेट जगह रखवा दो, सही है, ठीक है। हम हॉस्पिटल पे जाते थे तो देखते थे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, मतलब 4th फ्लोर की थी, पूरी बिल्डिंग में कोरोना को ही भर दिया गया था, कोरोना पेशेंट को। हमारे तो थोड़ा बहुत जो थोड़ा सही है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उनका भी मरना है, ठीक है। भोजन प्रॉपर नहीं दिया जाता था, और ठीक है ये सारी चीजें, ऑक्सीजन की सुविधा उधर तो नहीं है के बराबर थी, ठीक है। आधा लोग तो डिप्रेशन और भूख और यानी कि चिंता से मर जाते कि हमें भी कोरोना हो गया, अब दवा नहीं बनी तो हमें मरना तय है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये गलतियां हमारे यहाँ थी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हो गया, अब उसी में लगाओ भर देंगे, ठीक है। बताओ एक ही बेड के बगल में उसी का बेड लगा दिए, ठीक है, उसी का बेड। बताओ ये हेल्दी पर्सन है, थोड़ा बहुत कोरोना का सिम्टम दिख रहा तब भी डठिया दिए, लो बेटा, पुलिस पकड़ के उठा ले जाती थी, इतना ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, ठीक है। चलिए जाने दो। क्वारंटाइन क्या होता है, कर रखा है पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द पर्सन दैट हैज द यानी ए डिजीज केप्ट आउट फ्रॉम द अदर सेपरेट टू अदर पीपल, मतलब क्या होता है, एक ऐसा पीरियड टाइम होता है, मतलब एक टाइम सीक्वेंस होता है जो उसमें किसी भी पर्सन को क्या कर दिया जाता है, एक सेपरेट रूम में, एक सेपरेट प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं किसी अदर पीपुल से, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोल दिए, ठीक है। तो ये क्वारंटाइन टाइम यानी क्या पूरा क्वारंटाइन इज ए डिफरेंट आर एवरी डिजीज। अब क्वारंटाइन हर एक डिजीज के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, नहीं। जैसे कोरोना के लिए क्या 21 दिन, कहीं कहीं 14 दिन तक क्या करते, उन्हें क्वारंटाइन कर देते थे, ठीक, मतलब अलग कर देते थे, क्योंकि मल्टीपल फेज उसका कितना था, 14 या 21 दिन था, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही दिन उन्हें क्या कर दिया जाता, सेपरेट किया जाता था अलग रूम में, ठीक है। बाय क्वारंटाइन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज आवर द अनदर पीपुल, मतलब क्या कहते हैं, क्वारंटाइन के ही द्वारा क्या किया जा सकता है, जो तुम डिजीज है वो दूसरे पर्सन को ना हो जाए, उन्हीं से क्या कर दिया जाता है, अदर पीपुल है, ठीक है। अदर पीपुल से हम क्या कर देते हैं, अलग कर देंगे, तो हम क्वारंटाइन से उसे पर्सन को बचा भी सकते हैं, और दूसरे पर्सन में फैल रहा उससे भी हम बचा सकते हैं। अब बताओ एक जगह वो आराम से रहेगा तो थोड़ा बहुत रेस्ट करेगा, जो भी मेडिसिन प्रॉपर उसे दी जाएगी और जल्दी से क्या हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। इसके लिए भी उसे पर्सन को क्वारंटाइन किया जाता था। मैन रिकवर क्विकली फॉर क्वारंटाइन, ठीक है, फ्रॉम क्वारंटाइन, मतलब क्वारंटाइन से क्या कर देता हूँ, जो पर्सन है जल्दी क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता था, ठीक है। इसीलिए उस पर्सन को हम क्वारंटाइन करते। तो हमसे क्वारंटाइन की डिफिनेशन होगा कुछ, उसके बारे में 2-4 पॉइंट और हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो क्या कर देते हैं, जैसे
इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा 7वां नंबर, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए पर्सन इज मेड अप ऑफ इम्यून और रेसिस्ट टू इन्फेक्शन डिजीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। मतलब क्या कर देता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी पर्सन को, उसकी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस बना देना, ठीक है, उस बाय द वैक्सीन के, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते थे, इम्यूनाइजेशन बोलते थे। इतना तुम्हारे पास क्या था, इम्यूनाइजेशन के बारे में था, ठीक। तो इम्यूनाइजेशन यहां से यहां तक का हो गया, ठीक। अब क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा तुमसे क्या हो गया, वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सबक्यूएंट इन्फेक्ट ऑफ डिजीज। मतलब हम इम्यून से क्या कर सकते हैं, वैक्सीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे वो डिजीज से क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डिजीज से बच सके या इन्फेक्शन से भी बच सके, उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हमसे द टी सेल और बी सेल, हमारे पास टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट होते हैं, और एंटीबॉडी बी सेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अपने इम्यूनिटी सिस्टम में देखा जाए तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी बी सेल के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हम इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेंगे और डिजीज से हम बच सकते हैं। दीज एलिमेंट कैन बी इंप्रूव बाय द इम्यूनाइजेशन। अब ये सब जो हो सकता है किससे इंप्रूव होगा, इम्यूनाइजेशन से होगा। अब बताओ, इम्यूनाइजेशन लगा दिया तो हमारा टी और बी लिम्फोसाइट जान गया है कि अच्छा ये डिजीज आएगा तो इसके प्रति हमें अटैक करना, इन्हें हटाना है, ठीक है। तो ये इम्यूनाइजेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। देखिए अब इम्यूनाइजेशन से क्या कर दिया था, टी और बी को मेमोराइज कर दिया जाता है कि सेकेंड अटैक टू द फॉरेन बॉडी। मान लेते हैं, देखो अब घर में एक आपको सिक्योरिटी लगा दिए, ठीक है, एक बार चोरी हो गया तो फोटो दिखा दिए कि ये चोर की जैसा है तो हमारे घर को बर्बाद कर सकता है, सिक्योरिटी लगा दिए। अब यदि वैसा कोई भी आएगा नॉन पर्सन तो भरना से आप गोली चला देना, ठीक है, जैसे हमारे देश के सोल्जर करते हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी सोल्जर हैं जो क्या कर देते हैं, हमें डिजीज से बचाते हैं। एक बार इम्यूनाइजेशन के द्वारा इन्हें पहचान करा दिया गया, चाहिए भाई कोरोना वायरस है, ये हमारे पास क्या हो गया, पोलियो वायरस है, ये तुम्हारे पास टीबी है, ये सब चीज दिखा दिया गया, ठीक है, दिखा दिया तो हमारी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जान गई है, अब अटैक करेगी, सेकेंड अटैक करेगी, फॉरेन बॉडी से मार के खत्म कर देगी, ठीक। तो इसके बारे में था इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब लिखा टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन में 2-4 ड्रग का होगा, जैसे वैक्सीन एक्टिव होता है, और हमारे पास क्या होता है, टैक्सॉइड, ये भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में तुम्हारे पास एंटी सीरम आता है और हीमोग्लोबिन आता है इम्यूनाइजेशन के अंतर। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ये फ्लो चार्ट बना देना, काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप इफर्ट करेंगे तो आप अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा हमसे, हमें दे रखा है भाई हल्ले, ठीक है, कर रखा रोल ऑफ वाटर इन डाइट, आवर डाइट में तुम्हें बताना। 9वां नंबर भी क्वेश्चन पूछा, फार्माको इकोनॉमी पूछा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही बार में देखते हैं, बार बार ये देखने की रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। 8 नंबर समझ गया, रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, मतलब हम जो वाटर पी रहे हैं हमारे डाइट में क्या उसका रोल है, कुछ रोल होगा ना, कहते हैं जल ही जीवन, क्यों जीवन है, उसका कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई जरूरत होगी शरीर के, तो उसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो लिखा है राइट द रोल ऑफ वाटर इन डाइट, हमारे डाइट में वाटर का एक्चुअल में रोल क्या है, रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट। तो रोल इज न लिखो, वाटर इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी मास, हमारे शरीर के लिए वाटर बहुत ही कंपलसरी है। एटलीस्ट लगभग 70% हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे पूरे 70% हमारी बॉडी वाटर से ही बनी है। एक ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली ए फ्यू डेज विदाउट वाटर, मतलब एक ह्यूमन बॉडी है बिना पानी के कुछ ही दिनों तक सर्वाइव करेगी, नहीं तो उनका मरना तय है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर इन डाइट, क्यों जरूरी हमारी डाइट में वाटर। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे चीजें, अब देखो खाना खा लिए तो पानी पिएंगे तो हमारा प्रॉपर जो हमारे पास सलाइवा है, सलाइवा तो मिक्स हो ही जाए, कोई टेंशन नहीं, हमारे जो पेट में HCl और प्रॉपर अमाउंट में होगा, हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसी में लिख देंगे। तो लिखा क्या हो, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिएंट है उसे ट्रांसपोर्ट कराना, और वेस्टेज प्रोडक्ट को हमारे शरीर से
बाहर करना और न्यूट्रिशन वैल्यू को अंदर करना, वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए सेल से, मतलब सेल के अंदर क्या कोई न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगी, वाटर की मदद से जाएगी। ऐसा सॉलिड थोड़ी, जब हम चावल खाएं, चावल हमारे शरीर के अंदर चला गया, वो जो एनर्जी आएगी ब्लड में जाएगी, ब्लड में वाटर प्लाज्मा प्रेजेंट हो 90%, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है, तो क्या कर देती है सेल के अंदर ले जाती है, जो वेस्टेज मटेरियल है सेल से बाहर लेके आने का काम करती है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑल डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन कामा सर्कुलेशन एक्सक्रीटन फंक्शन के लिए भी वाटर बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब हमारे अंदर देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन वर्क करता है वाटर पे, सर्कुलेशन वर्क करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट को बाहर निकालना तब भी रिक्वायरमेंट है वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द यूटिलाइज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत सारे ऐसे क्या हो गए विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं आपके यहाँ से, ठीक है, उनका नाम होगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख देंगे काम, जैसे ABCD क्या होता है वो लिख देंगे, KE कुछ भी लिख देंगे, मतलब विटामिन वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। बताओ वाटर नहीं रहेगा तो जितने विटामिन वाटर सॉल्युबल हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, काम खत्म, दिक्कत पड़ जाएंगे। वाटर जो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर भी वाटर को, यानी वाटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। वाटर ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन इन ऑक्सीजन टू द सेल। अब बताओ ये भी करने का काम हमारे अंदर ही कौन करता है, वाटर ही करता है, ठीक है। तो वाटर हो गया, उनका रोल हो गया, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज फार्माको इकोनॉमी। फार्माको मतलब ड्रग्स होती, इकोनॉमी मतलब पैसा, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, और जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए दुनिया में देखा जाए तो एटलीस्ट सब लोग इसी के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेट चिलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन पैसा से ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब तक जिंदगी में लड़ते रहिए जब तक आपको पैसा और मंजिल न मिल जाए भाई, ठीक है। तो यहाँ से फार्माको इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में सुनिए। फार्माको इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट यूज कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इलनेस, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस टू यानी कंपेयरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ट्रीट द स्ट्रेटजी। मतलब कोई भी ड्रग्स है उसका क्या कर देती है, कैसे इफेक्ट करती है, उस प्रोडक्ट का एक्चुअल में दाम क्या है, ठीक है, और कैसे इफेक्ट करती है, उसे कॉस्ट को मिनिमम देना है, उसी को क्या बोला जाता है, फार्माको इकोनॉमिक बोला जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ इकोनॉमी फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी, ठीक है, एस्टिमेट ऑफ ड्रग्स। मतलब हमें इसमें इसलिए फोकस किया जाता है कि कोई भी ड्रग्स है कितने मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे क्या करते हैं लोगों को मिल सके, और क्या कर सकते हैं कम से कम दाम में आदमी अच्छा हो सके, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन अपने यहाँ इसीलिए लाई गई थी, मगर क्या किया जाए, इतना लूट मार पचा लेंगे मेडिकल के फील्ड में, ठीक है। कोई चीज मान लेते हैं, देखो अब जेनेरिक मेडिसिन तो आप तो जानते होंगे, यदि मान लेते हैं उस पर प्राइस 200 रुपए है तो ज्यादा 50-60 रुपए की मिल रही है, मगर क्या होता है कहेंगे हम पैसा तो कम नहीं करेंगे, लो या न लो तो जाओ, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, लोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, ठीक है। अब बड़े बड़े जो डॉक्टर रहते हैं वो भी देखें जेनेरिक मेडिसिन लिखते हैं, लो भाई मिलेगी तो नहीं, किया मिलेगी नहीं तो कहीं मिलबा नहीं करेगी। इतना लेवल इकोनॉमी हमारे यहाँ का पैसा के लिए इतना। अब बताओ तुम्हें सरकार पैसा दे रही यार, इतना बढ़िया 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी, ठीक है, क्या है वैसे भी बना रखे हैं, ठीक है। इसलिए जेनेरिक मेडिसिन क्या कर देते हैं, बहुत सारे हम बहुत सारे देखे हैं जी, ठीक है, कहेंगे ठीक, और पेशेंट के माइंड में बैठ जाता है, दूसरा मेडिसिन उन्हें दोगे ना, अच्छा चलो ये अब DSR देखो, पेंटाप DSR, उसमें पेंटाप्रोजोल डोमप्रीडोन रहता है, ठीक है, सस्टेन रिलीज रहता है, यही चीजें ना। अब बताओ किसी भी कंपनी का खाओ, मगर क्या करेंगे अपनी खुद की एक लिखेंगे जेनेरिक मेडिसिन, उन्हीं की यहाँ मिलेगी नहीं तो मिलबा नहीं करेगी, और पेशेंट के माइंड में फिलअप हो गया। अब उन्हें पेटेंट दोगे तब भी नहीं मानेंगे, कहेंगे चाहिए तो वह चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो फार्मा इकोनॉमी यही करता है कि मतलब किसी भी दवा को कम से कम दामों पे लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो फार्मा इकोनॉमी फर्दर डिवाइड किया, इकोनॉमी पैसा के लिए और ह्यूमैनिटी मतलब अपनी मानवता के लिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्ट तुम्हारे पास क्या होता है, देखो कॉस्ट बेनिफिशियल होता है पैसा के लिए, फिर कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये भी पैसा के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करना कम से कम पैसे में, कॉस्ट यूटिलिटी ये भी सब चीज काम करना है। अब इसमें क्या कर देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखना है, पेशेंट प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस को भी देखना, पेशेंट सही हो रहा है कि नहीं, पेशेंट सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, ये भी तुम्हारे पास फार्माको इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख के और ये फ्लो चार्ट बना के काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये था 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे
10 नंबर हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी 1 नंबर में डिफिनेशन पीछे भी पूछी गई है। तो यहाँ पर 10 नंबर पे आप पूछा व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल पूछा हुआ, तो हम इसकी डिफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, सूटिकल मतलब सूटिक्स मतलब मेडिसिन के बारे में बोल रही है, ठीक। ये टर्म समझे तो यहाँ पर नीचे आते हैं, लिखा द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज क्वाइन फ्रॉम द न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल इन 1989 में बाय द स्टेफन डिफिएंस। ये भी पूछा गया था जब हम सेशनल एग्जाम दिए थे, तो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्टेफन डेफलिस हो गया। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। ये होगा डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं, फिर ज़्यादा नहीं, 3 नंबर में पूछा तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफाइन करिए कौन किसके बारे में कह रहा है। ये डिफिनेशन, न्यूट्रास्यूटिकल कैन बी डिफाइन एज ए फूड या पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिसिनल या हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल मतलब क्या होगा, जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले सकते हैं, तो मेडिसिन के जरिए क्या कर दिया था, मेडिसिन के अंदर इन न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू मिला दी जाती है जो उन्हें आराम से दी जाती है, तो मेडिसिन भी काम करेगी, न्यूट्रिशन की तरह भी काम करेगी, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। अब कैटेगराइज किया गया था, देखिए यहाँ पर फूड सोर्स यूज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल कैन भी नेचुरली भी पाए जा सकते हैं, कैटेगराइज किया जाता है। जैसे डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइटरी फाइबर हो गया। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सुने होंगे, जैसे दही हो गया, ये सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बताओ, दही में लैक्टोबैसिलस रहती है, जो पर्सन दही नहीं खा सकता तो लैक्टोबैसिलस का टैबलेट ले लेता है, बी कॉम्प्लेक्स ले लेता है। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये भी क्या हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल के अंतर्गत आता है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक यहाँ हो गया, विटामिन की टैबलेट आती है, स्पाइसी आती है, ठीक है, और फैटी एसिड आती है। स्पाइसी मतलब समझ, मसाला। अब बताओ, जितने अपने देखो इंडिया का बहुत बढ़िया कल्चर है, मसाला और साला देखो तगड़ा कितना बढ़िया है। देखो अब देखिए, आप क्लोव मिला रहे हैं, क्लोव कफ के लिए यूज होता है, तो हम क्या कर देते हैं, यदि हमें ज़्यादा खांसी आती है तो कहते हैं चाय बनाओ, उसमें मरीच डाल दो और ज़्यादा क्या कर दो, वो इलायची डाल दो, ठीक है। ये सब बताओ क्या, क्लोव डाल दो, ठीक है। ये सब डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चाय भी पी लिए भैया और बीमारी भी ठीक हो गई। कितना बढ़िया तरकीब है, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्या किया जाता है, इन्हीं फूड आइटम को, न्यूट्रल जो प्रोडक्ट है उनमें फार्मास्यूटिकल वैल्यू ऐड करके हमें दे दी जाती है, ठीक। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 9 नंबर हमसे क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कह रखा व्हाट डू यू अबाउट फैमिली प्लानिंग। अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कह रखा फैमिली प्लानिंग होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लेते हैं, उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उस पर चल देते हैं, ठीक। तो फैमिली प्लानिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO। फैमिली प्लानिंग मतलब समझते हो, जैसे प्लानिंग करनी है कि हमें एक बच्चा आज पैदा करना, कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा करना, या पॉपुलेशन पे हमें 2 बच्चा पैदा कर लिया, अब हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं, इसे स्टॉप कर दिया जाए, तो उसी को क्या, ये प्लानिंग हो रही कि नहीं। जैसे बताओ, फैमिली प्लानिंग करेंगे तो हमें फूड भी बढ़िया मिलेगा, तो इसलिए बोला जाता है हम दो हमारे दो। एक खुशखबरी आपको बता देते हैं, अपनी इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है, कंट्री को, चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या में पहला स्थान ग्रहण किया है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। देखो, एक फैमिली प्लानिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO द वे ऑफ थिंकिंग लिविंग एडाप्टेशन कंट्रोल द नंबर ऑफ चाइल्ड वन हैज द मेंटेन द इंटरवल बिटवीन द बर्थ। मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ चाइल्ड है उस पर तुम कंट्रोल करना, या हमारे पास क्या हो गया, जो बर्थ हो रहा है उनके बीच में जो टाइम इंटरवल रखना, उनके बीच में टाइम इंटरवल रखना, तो उसी को क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। अब बताओ, यदि आप बच्चों के बीच में फैमिली प्लानिंग से क्या कर देंगे, इंटरवल रखेंगे उनके बीच में, तो जो बेबी होगा हेल्दी होगा। मतलब एक बेबी हुआ, ठीक है, एक बेबी हुआ और उसके बाद 1-2 साल गैप कर दीजिए, फिर एक बेबी करिए, ठीक। तो जो बताओ 2 साल में बेबी हमारा ग्रो कर जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा उसकी लोड नहीं रहेगी, जो बेबी आएगा उसका आराम से हम केयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली प्लानिंग के बारे में। वो अब एम ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या एम है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या कर दे, कंट्रोल पॉपुलेशन को हमें क्या कर देना, कंट्रोल करना, इसीलिए फैमिली प्लानिंग की जाती है। देखो, इंप्रूव हेल्थ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब बताइए, यदि हेल्थ को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, बताओ, यदि फैमिली प्लानिंग से करेंगे तो हम बताओ, जो पैसा कमा रहे हैं तो छोटे बेबी पे आराम से लगा सकते हैं। अब एक ही बार में मतलब एक बेबी हुआ, अगले साल एक बेबी हुआ, अभी वो तो बेचारा सही से ग्रो ही नहीं किया, ठीक है, तो उससे केयर करेंगे, इससे केयर करेंगे, तो उसमें बताओ उस पर्सन पे फिजिकल, मेंटल, सोशल कुछ भी हो सकता है। सोशल मतलब पैसा, मेंटल मतलब बच्चे पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और जो फादर रहेंगे कमाने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस सोचेंगे, यार 2 बेबी हो गए, इन्हें खाना पिलाना, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएगी।
ठीक। रिड्यूज हैंगर एंड पॉवर्टी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, भूखमरी को, गरीबी को अपने देश से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं यदि फैमिली प्लानिंग करेंगे तो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उतना ही बेबी पैदा करिए, हम नहीं करें कि 2 ही करिए, उतना करिए जितना आप अच्छे से खिला पिला सके। ठीक है, रोड पे न घूमें। ठीक है, आप अच्छे से एजुकेशन दे सकें। ठीक है, अच्छे से खिला सकें, अच्छे से मेडिकल सुविधा दे सकें, इसीलिए उतना ही बेबी करिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से रिड्यूज MPT यानी MTP हो गया, इस पर रिड्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इंप्रूव द एजुकेशन लेवल। देखो एजुकेशन लेवल को भी इंप्रूव कर सकते हैं आप। यदि डी फार्मा में हैं तो आपको आप सोच ही सकते हैं कि लगभग लाख रुपया फीस लगी होगी आपकी, क्या एडमिशन फीस। अब बताइए 10 हम 5-8 बेबी पैदा करें, दोनों को एजुकेट कराना है। अब देखो एजुकेशन देखा जाए तो महंगी होती चली जा रही है। छोटा सा बच्चा यदि अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है तो 15,000 20,000। ठीक, ICSE पैटर्न का हमारे बगल में स्कूल है, ठीक, कॉलोनी से बाहर निकलेंगे, अब 5th क्लास के लड़कियों को कम से कम 65,000 रुपया एडमिशन फीस लगता है और 8,000-6,000 रुपया मंथली फीस लगता है। ठीक है, मतलब बस से आना जाना ये सारी चीज़ें, बताओ। ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं, यदि आप 2 बेबी हैं तो एफर्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये इंप्रूव एजुकेशन लेवल भी आप इंप्रूव करा सकते हैं। प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सर्विस एंड रिसोर्सेज, मतलब जो गवर्नमेंट से आ रही है अब तो चला दी गई है कि जिसके पास 2 बच्चे रहेंगे उसी को नौकरी मिलेगी। ठीक, अब जो मान लेते हैं गवर्नमेंट से कोई रिसोर्सेज कोई चीज़ आ रहा है सुविधा, उसे भी आराम से आप पा सकते हैं यदि फैमिली छोटी है तो। ठीक है, ये हो गया। मोड ऑफ, देखो मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल मेथड है, ठीक, और फिजिकल बैरियर है, केमिकल हार्मोनल बोल सकते हैं, IUD। अब इसका फुल नेम लिख के दिखाइए कितना क्या होता है, ये भी तुमसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। IUD का फुल नेम, तो यहां पर आप ब्रेक करिए, मतलब पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में इसे लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखिए। और क्या लिखा, फिजिकल मेथड, मतलब ये 5 मेथड है फैमिली प्लानिंग करने के लिए। नेचुरल मेथड में क्या, अवॉइड ओवम स्पर्म मीटिंग, मतलब क्या करें, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लीजिए आप सेक्स कर रहे हैं तो आपका जब स्पर्म यानी एजुकुलेट होने वाला तो उसे क्या कर दीजिए, मीटिंग से बाहर कर दीजिए, उससे भी एजुरिंग कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर में आपका लैटेक्स का एक कंडोम आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों का उपलब्ध रहता है। ठीक है, केमिकल हार्मोन, बहुत सारे ओरल कंट्रासेप्टिक आते हैं, क्या कर सकते हैं आप, लेडीज को खिला सकते हैं, जैसे सहेली हो गया, अनवांटेड किट हो गया, ये सब सारी चीज़ें हार्मोनल लेवल पे है। ठीक, IUD, इसमें क्या होगा, जैसे कॉपर टी, जैसे कोई फीमेल बॉडी उसमें कॉपर टी का इंजेक्ट कर दिया जाता है उसके यूट्रस के अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेजाइना। ठीक है, LNG-20 भी खिला सकते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन भी आ सकते हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के। सर्जिकल और परमानेंट मेथड तुम्हारे पास क्या होता है, ट्यूबरोक्टॉमी यानी फीमेल में होता, वॉसक्टॉमी यानी मेल में होता। ठीक, तो इसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब इतने मेथड है फैमिली प्लानिंग के। तो ये तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में पार्ट A और पार्ट B को एकदम डिटेल में देख लिया। अब हम इसमें देखने वाले पार्ट C को एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए इसकी तरफ रुक। पार्ट C, अब पार्ट C थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। ठीक है, जूम कर दिए। अब तो यदि ध्यान से देखिए, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि लिखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसे लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। देखो लिखा, विच आर द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा जो जंक फूड का एग्जाम्पल है। पहला फ्रूट, ये जंक फूड नहीं खा सकते, एक जंक फूड नहीं खा सकते। पिज्जा एक जंक फूड है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेंसिल लेकर आते हैं तब मारेंगे तो सही रहेगा। ठीक, मार दें, कोई टेंशन नहीं, रुको पतली एक पेन ले लेते हैं, कोई ब्लैक सा। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, पिज्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पिज्जा इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया। ठीक, अब क्या पूछा, डिफिशियंसी ऑफ द आयरन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, मतलब यदि आयरन की डिफिशियंसी आपके अंदर होती तो कौन सा डिजीज काजेज करती है। तो इसमें दे रखा कौन सा, पहला एनीमिया, दूसरा स्कर्बी, ग्वाइटर या नाइट ब्लाइंडनेस। एक से स्टार्ट करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन A की कमी से होता है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्बी जो रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन डिफिशियंसी सिंड्रोम इज नोन एज एनीमिया बोलते हैं। ठीक, यदि मान लेते तुमसे एनीमिया पूछे तो क्या लिखेंगे, आयरन डिफिशियंसी सिंड्रोम इज नोन एज एनीमिया बोलते हैं। ठीक, तो थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो भी इक्विपमेंट ज्यादा यदि नॉइज निकालता तो नॉइज पॉल्यूशन होता। तो मोटर व्हीकल ज्यादा नहीं निकालती, म्यूजिक ज्यादा नहीं निकालती, यानी क्या रखा, यानी विस्पर ये भी नहीं निकालता, क्या करेगा, स्वीपर है। ठीक है, WHISPER है। ठीक है, जेट इंजन,
इंजन, जो जेट इंजन होते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जेट इंजन जो होते हैं सबसे तगड़ा क्या कर देते हैं, नॉइज पॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए पेस्टिसाइड, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा जो पेस्टिसाइड के तौर पे यूज किया जाता है। यूरिया पेस्टिसाइड के तौर पे यूज नहीं किया जाता, ठीक। सॉप तो यूज नहीं किया जाता, ठीक। इफिड्रा ये तुम्हारा हाइपरटेंशन किसी पर्सन को उसके लिए, ये मैलाथियान जो होता है वो एज ए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या रखा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज इन मेल, मतलब इसमें से कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो मेल में यूज किए जाते हैं, मतलब पुरुष में यूज की जाती है। तो डायफ्राम ये नहीं, ये फीमेल के लिए है। कापर टी ये भी फीमेल के यूट्रस के अंदर डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ वेजाइना। माला डी जो होता है ये भी फीमेल यूज करती है। जो कंडोम होता है वो भी कंट्रासेप्टिक जो मेल के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या रखा 6 नंबर दिख रहा है ना जी, दिख रहा तो बढ़िया, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करिएगा ये सारी चीजें के लिए। विच आर द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द तंबाकू प्रोडक्ट, इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो वो तुम्हारे पास क्या कर रखा, तंबाकू प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता। नॉट लिखिएगा, नॉट, ये याद रखना, ठीक है। पान मसाला, पान मसाला खा सकते हैं, तंबाकू के रिलेशन में नहीं आता है, ठीक है। पान मसाला, ठीक है, ये पान मसाला तो है जी। एल्कोहल तंबाकू के अंतर्गत, सिगरेट तंबाकू, खैनी, खैनी सुरती है, ठीक। इसका हिंदी एक बार देख लेना, इसको देख लेना एक बार, 6 नंबर का कौन सा, हमको लगता है पान मसाला, मगर पान मसाला में बहुत सारी चीज आती है, जैसे तुम्हारे पास वो शुद्ध प्लस पान मसाला, बिमल पाल मसाला, ये सारी चीजें। पान मसाला तंबाकू के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कह रहा तंबाकू के अंदर नहीं आता, हमको लगता है खैनी हो गया, ठीक है। वो तंबाकू प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट है ना, ये एल्कोहल हो जाएगा। इसे एक बार देखना, ठीक है, एक बार इसे गूगल करनिएगा, ठीक है। सिगरेट तो तंबाकू के अंतर्गत आता, खैनी भी आता, एल्कोहल हम जानते हैं एग्जैक्ट एक्शन है, ठीक है। चलो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल तुम्हारे पास वो तंबाकू के अंतर नहीं, तो ये ड्रिंकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नार्कोटिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा है जो ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स है, यानी रिफाम्सिन हो गया, एल्कोहल हो गया, एस्प्रिन हो गया, मॉर्फिक हो गया। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में 7वां यानी 6ठा आपको क्वेश्चन मिल गया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब यहां से 4 क्वेश्चन आपको मिलने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ठीक है। कह रखा है 8वां नंबर, 8वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, कह रखा है वाटर बर्न डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो क्या कर देता, वाटर से फैलता, मतलब पानी से ही फैलता, उसे क्या बोलते हैं, वाटर बर्न डिजीज बोलते हैं। टिटनस ये नहीं होता, ठीक है। अब ये नीचे इसका पॉजिटिव एजेंट देखें, तंबाकू नहीं, ट्यूबरकुलोसिस है, यानी टीबी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से फैलता है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। एमीबियासी जो होता है वाटर बर्न डिजीज के अंतर्गत आता। तो 6वां 7वां नहीं भूलिएगा भाई, कमेंट में लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा इफर्ट आप भी करिए भाई, 1 घंटा 15 मिनट से हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। लिखा है यानी फिल इन दी ब्लैंक एंड सुटेबल वर्ड्स से यूज करना। तो मैं कहा ब्लैक पेपर, ब्लैक मिर्च, काली मिर्च समझते हो कि नहीं, काली मिर्च इज अडल्ट्रेटेड विथ, अब ये कुगनोसी में भी पढ़े होंगे। काली मिर्च अडल्ट्रेशन क्या होता है, उसमें मिलावट की जाती है। काली मिर्च जो होती है तो उसमें देखेंगे पपाया जो सीड रहता है, कि इसका सीड पपाया सीड रहता है, ठीक है। पपाया सीड उसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें पता नहीं चलता, उसमें बेच देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अल्टर्ड, ठीक है, अल्टर विथ पपाया सीड हो जाएगा। फुल नेम ऑफ IUD, अब इसका तो फुल नेम क्या लिख के लिख दिए होंगे कितने लोग, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। आई से क्या हो जाएगा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा, देखो इंट्रा, यू से क्या हो जाएगा, यूटेराइन, क्या हो जाएगा, एंट्रा यूटेराइन लिख देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस होती है, क्या होती है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिक, ठीक है, कंट्रासेप्टिव। और डी से क्या होती है, डिवाइस होती है, जो फीमेल की तौर पे यूज की जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, ठीक है। ये सी तुम्हारे पास नहीं, इसका लिखा IUD हो गया, ठीक है। ये हो गया एड्स का फुल नेम, अब वहां से आप उठा के लाइए, यहाँ चिपकाइए, 2 बार बोल दिए, एड्स का फुल नेम आप यहाँ पर दिखाइए, ठीक है। तो इसे आप करिए भाई, ठीक है। कह रखा द मोस्ट कॉमनली केमिकल आर्टिफिशियल ऑफ राइमिंग, मतलब फल पकाने के लिए किस केमिकल का ज्यादा यूज करते। तो एक इथाइलिन आता है लिक्विड के फॉर्म में, अब पानी में घोल के क्या करते, उसमें फल को डाल देंगे। एक इथाइलिन आता है, ठीक, इथिफान के नाम से, उसका ब्रांड नेम इथिफान होता है। उसमें क्या कर देंगे कि 2 मतलब 5 ml है, 1 लीटर पानी में घोल लिए। अब जितने भी तुम्हारे पास चाहे केला है, चाहे सेब तो पकाया नहीं जाता, आम हो गया, उन सबको क्या कर देते, उसी में तुम क्या कर दो, घोल के, मतलब उसी में बोर के कुछ चट्टे की बोरी में या सूत की बोरी में क्या कर देंगे, रख देंगे, तो 2-3 दिन के बाद आराम से पक जाएगा। तो फल पकाने में लिए थाइलिन केमिकल का यूज किया जाता है। कह रखा लाउडनेस
ऑफ द नॉइज इज मेजर्ड बाय, किस में किया जाता है, आपको डेसिबल में यूज कर, डेसिमल नहीं डेसिबल बोलते हैं, ठीक है, डेसिबल होता है जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। कह रखा मॉन्ट्रॉक्स टेस्ट इज डन बाय आइडेंटिफाई द टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट है किसके लिए किया, किसकी आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है, ये जानते हो, ये टीबी के लिए आइडेंटिफाई, मतलब जिस पर्सन को टीबी हुआ उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या लिखा, परमानेंट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन फीमेल इज नोन है। अब देखो कह रखा ऐसा कौन सा, ठीक है, कौन सा मेथड है, ठीक है, 15 नंबर है ना, कौन सा मेथड है जो क्या कर देता स्टरलाइज, ठीक है, परमानेंट मेथड। अभी हम बताए कौन सा परमानेंट में, सर्जिकल मेथड में। अब यहां से हम चलो बता देते हैं फीमेल में कहा, तो बताइए फीमेल में जो फैमिली प्लानिंग पढ़े उसमें बताए थे ट्यूबरोक्टॉमी एंड वोसोक्टॉमी, कौन सा टॉमी होगा, 15 नंबर कमेंट में लिख के दिखाइए। 3 क्वेश्चन आपको मिल गया, 4 क्वेश्चन मिल गया, तो 11 नंबर मिला है, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इसे भी निकाल। अभी सर्जिकल मेथड में फैमिली प्लानिंग पर लास्ट में सबसे यहाँ कोने पे लिखे थे, अब वहां पे स्किप करके जाइए, देख लीजिए भाई, नकल मार लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब यहां से लिखा क्या होगा तुम्हारे पास, लिखा 16 नंबर डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, मतलब किस विटामिन से हमें स्कर्वी होता है। अभी बताएं तो विटामिन सी की कमी से होता है, क्या हो जाएगी, विटामिन जो सी की कमी होती है उससे स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। हेल्थ की तुम्हें क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखाना है, ठीक है, तो हेल्थ में हम यहाँ डिफिनेशन लिख देते हैं, द स्टेट, क्या हो जाएगा, द स्टेट ए पर्सन, ठीक है, द स्टेट ए पर्सन, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट क्या हो, कंप्लीट वेल हो, ठीक है, कंप्लीट लिख दो, लिख देते हैं, ठीक है। यहां से क्या हो गया, मेंटली, क्या हो गए, मेंटली कामा फिजिकली, ठीक है, यानी कामा क्या हो, फिजिकली, और कामा क्या हो गया, सोशली, ठीक है, सोशल वेल हो, ठीक है, सोशल वेल हो, उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन, दिख रहा है ना, मतलब कोई ऐसा पर्सन, ये वर्ड जरूर लिखिएगा, मेंटली फिजिकली और सोशली वेल हो, उस पर्सन को हम हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। यानी अब लिखा क्या होगा, लिखा सर्टिफिकेशन स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। अब देखिए यहां से 18 नंबर, उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, 18 नंबर हो गया, इसमें क्या रखा है, कर रखा स्टैटिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसे डेमोग्राफी बोलते हैं, मगर यहां से आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, इसे बोलते हैं यहां पर 18 नंबर। 19 नंबर पे क्या, इन्फ्लुएंजा कॉमनली कॉल्ड एज फ्लू, फ्लू के नाम से इन्फ्लुएंजा को भी जाना जाता है। बीसीजी वैक्सीन गिव्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, बीसीजी का यूज किया जाता है टीबी से बचने के लिए, किसके बचने के लिए, टीबी से प्रोटेक्ट होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीसीजी वैक्सीन का यूज करते हैं। इसी तरह से देखा जाए जो जर्नी हमारी थी लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है, ठीक है। आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे क्योंकि अभी देखिए हम बोलते बोलते भी थक गए हैं, ठीक है, मगर आपके लिए, ठीक, एक जुनून और रुतबा को पैदा करते हुए आपको पूरा हम कंप्लीट करा दिए ये सारी चीजें, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।